Hello bachcho, how are you? So today I am going to discussing the JEE main paper of 27 January on second shift. फर्स्ट पेपर डिस्कस कर लिया था, अब सेकंड डिस्कस करते हैं। और एज यूजुअल टेक योर नोटबुक और पेन और दोनों मिलकर क्वेश्चंस करते हैं। पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, सारे टाइप के क्वेश्चन कवर किए हैं, देखते जाएंगे और स्टडी भी करते जाएंगे कौन सा क्वेश्चन टफ है, किस चैप्टर से डिफ़िकल्ट लेवल का है, किससे सिंपल आया, तो साथ साथ करते जाएंगे। वर्क हार्ड एज मच एज यू कैन डू, जितनी मेहनत कर सकते हैं आप मेहनत करिए और खुश होकर काम करिए। और मेरे चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। दोस्त पेपर आई हैव टेकन, इसमें फिजिक्स 31 से शुरू है, कहीं कहीं फर्स्ट फिजिक्स दे दिया है, तो क्वेश्चंस यही है, ऑर्डर चेंज हो सकते हैं। तो हो सकता है ये लेक्चर लंबा भी हो जाए, क्योंकि मैंने एक पूरा पेपर एक दिन में डिस्कस करना है। अदरवाइज आपको क्वेश्चन पता नहीं चलेंगे किस में कौन से क्वेश्चन है, सीक्वेंस अलग हो सकता है। सो द क्वेश्चन 31, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3। एक ऑब्जेक्ट हमने प्लेस कर दिया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 है। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ इंटेंसिटी, EM वेव है जिसकी इंटेंसिटी 6 × 10⁸ वॉट पर मीटर स्क्वायर फॉल्स नॉर्मली ऑन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट है, उस पर नॉर्मली फॉल होती है अनएब्जॉर्ब कंप्लीटली। द रेडिएशन प्रेशर ऑन द ऑब्जेक्ट वुड बी, रेडिएशन प्रेशर ऑब्जेक्ट में क्या होगा? ये डायरेक्ट फॉर्मूला है इंटेंसिटी और रेडिएशन प्रेशर का। रेडिएशन प्रेशर P = I/C होता है एयर में। कब होता है? जब वेव नॉर्मली आए और कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाए। और P = 2I/C होता है एयर में, जब EM वेव रिफ्लेक्ट भी हो जाए, एब्जॉर्ब ना हो, रिफ्लेक्ट हो जाए। एंड जब इंक्लाइंड आती थी तो आपको याद होगा P = I cos² θ/c आया करता था। बहुत सारी चीज़ें हैं बेटा इसमें, बट यहाँ पर जो क्वेश्चन में चीज़ दी है, ज़्यादातर हमने जो लर्न किया था एयर का किया होता है, और इन्होंने हमें एक मीडियम दे दिया। तो मीडियम देने से जो चेंज आया वो लाइट की स्पीड में आया, EM वेव की स्पीड में आया, C में आया। तो फॉर्मूला तो हम यही लगाएंगे, पर हम P की जगह I/V करेंगे। अब V क्या हुआ? लाइट की स्पीड। सो रिलेशन क्या था? V = C/μ। किसी भी मीडियम में स्पीड कम ही होती है, सबसे ज़्यादा स्पीड हमारी एयर में ही होती है। तो कितना? ये 3 × 10⁸ और म्यू की वैल्यू 3, मतलब ये बन गया मेरा 10⁸। PI कितना है? 6 × 10⁸, और V कितना आ गया? 10⁸, कैंसल आ जाएगा। तो जो प्रेशर आया दैट इज 6। तो प्रेशर कितना है हमारा? 6 N/m²। यहाँ जो मिस्टेक हो सकती थी बच्चों से, वो गलती हो सकती, बच्चे 2 लिख सकते थे। कौन सा फॉर्मूला लगा कि I/C। C की वैल्यू कितनी थी? 3 × 10⁸। जो मेजर गलती हो सकती थी बच्चों से, वो ये गलती हो सकती थी। तो एक क्वेश्चन सिंपल है पर अच्छा क्वेश्चन है, तब थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ है, मीडियम दे दिया। और ये क्वेश्चन हुआ हमारा EM वेव का, 12th क्लास EM वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ रियल गैस इज गिवन बाय द P + A/V², B - V = RT, PV and RT are the pressure, volume, temperature respectively of universal gases. The dimension of A/B²। डायमेंशन एनालिसिस का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है, बहुत बार बोर्ड में भी आते हैं, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। सिंपल क्या याद करना है? ओनली दोज क्वांटिटी वी कैन एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड। हम वही क्वांटिटी को ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे जिनके डायमेंशन सेम होते हैं। जैसे मैं कैसे समझाते हैं बच्चों को,
10 kg प्लस 2 kg ही कर सकते हैं। 10 kg प्लस 2 मीटर कभी नहीं करते हम लोग। मतलब जो P इज इक्वल टू ए अपॉन वी स्क्वायर करेंगे डायमेंशनली। जो डायमेंशन P का है वही डायमेंशन ए अपॉन वी स्क्वायर का है। मुझे डायमेंशन चाहिए ए का, तो ए जो हमारा आ जाएगा ए इज इक्वल टू पी वी स्क्वायर आ गया। अब नेक्स्ट ये v, जो v का है वही किसका है, b का है। तो हमें चाहिए a अपॉन बी स्क्वायर, मतलब a की जगह पी वी स्क्वायर आ जाएगा और b की जगह कितना आ जाएगा v स्क्वायर। ये हमारा कैंसिल आ गया। प्रेशर होता था हमारा फोर्स अपॉन एरिया। दो ही चीज़ याद करनी है, डायमेंशंस पूरे नहीं याद रहते तो एक फोर्स पक्का याद करना और एनर्जी पक्की याद करनी है। तो सारे चैप्टर के फॉर्मूले निकल आते हैं। फोर्स ml t-2 और एरिया l स्क्वायर, और कितना आ जाएगा m l-1 t-2। ये कितना आ जाएगा m l-1 t-2। अब यहाँ पर डायमेंशंस ml t- के फॉर्म में नहीं दिया है। किसके फॉर्म में दिया है, सिंपल प्रेशर। तो हमें इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं थी। ऑप्शन डायरेक्टली क्या देना था हमारा, बी। ऑप्शन ही प्रेशर दिया है। ये तो मैंने 2 स्टेप और आगे बढ़ा दिए। यदि MLT के फॉर्म में दिया होता तो डायरेक्ट प्रेशर दिया हुआ है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो, द लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द मटेरियल। एरिया पर डिपेंड नहीं करता है तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज अ फॉल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बेटे हमारी, फॉल्स। मतलब यदि हमने एक ब्लॉक ऐसे रखा और एक ब्लॉक ऐसे रखा, या एक ब्लॉक ऐसे रखा और एक ब्लॉक ऐसे रखा, तो इन दोनों केसेस में जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा सेम होगा। जबकि इस केस में एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा है, इस केस में एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम है। तो ये हमारा फॉल्स आ गया। सेकेंड, the limiting force of kinetic friction is independent of the area of contact, सही, independent, and depend upon the material, this is a true. The light of the above statement, choose the most appropriate answer from the option given below। देखो कौन कौन सा है स्टेटमेंट। फर्स्ट तो हमारा फॉल्स है एंड सेकेंड इज करेक्ट। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, कहाँ पर दिया है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकेंड इज करेक्ट। ऑप्शन ए आ गया। फ्रिक्शन मटेरियल पे डिपेंड करता है कि जितने सरफेस स्मूथ है या रफ है उस हिसाब से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करेगा। सेकंड, क्वेश्चन नंबर 34, द ट्रुथ टेबल ऑफ अ गिवन डायग्राम। ये जो सर्किट दिया है ये सर्किट हमारा एक्स और गेट का। एक्स और गेट मतलब एक्सक्लूसिव और गेट, और एक्सक्लूसिव और गेट में मैंने ट्रुथ टेबल कैसे याद की है, जो और गेट होता था उसमें यदि ये दो इनपुट है ए बी और वाई 0 0 0 1 1 0 1 1, तो आउटपुट जब दोनों 0 थे तो 0 था, ये 1 था, ये 1 था और 1 था। अब जो मैं एक्स और गेट की बात करूँगी तो एक्स और गेट की याद करने का तरीका है बेटा ये कि एक्स और गेट का आउटपुट बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसे और का था। 0 की जगह 0 और ये 1 और 1, जब दोनों 1 थे तो 0 आ गया। और मैंने कैसे याद कर लिया है कि जब दोनों में से कोई एक 1 था है तो 1 1 था, जब दोनों 0 थे तो 0, दोनों 1 थे तो 0। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है बेटे हमें, ये 0 1 में 1 और 0 1, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा डी। पर यदि आपको ऐसा नहीं याद रहता है तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ से ए था, ये नॉट गेट लग गया, मतलब यहाँ पर ए बार आ गया, ये बी आ गया, और यहाँ पर ए गया और ये बी बार आ गया। ये कौन सा गेट है, एंड गेट, तो यहाँ पर ए बी बार आ जाएगा, यहाँ पर बी ए बार आ जाएगा, फिर ये और गेट है। इसका मतलब जो मेरा y आया वो आ गया मेरा ए बी बार प्लस बी ए बार जो आउटपुट आ गया। अब हमारे जो ट्रुथ टेबल बनाते हैं इसका तरीका क्या है बेटे बनाने का, ए बी ए बार बी बार ए बी बार बी ए बार और यहाँ पर y।
देखते हैं बेटे, दोनों 0 0 0 1, कितना है 0 0 0 1 1 0 1 1, ए बार 1 1 0 0, बी का 1 0 1 0, ए बी बार, ए और बी बार 0.1 कितना आ जाएगा हमारा 0 0, 1.1 1 1.0 0, बी ए बार 0 1 0 1 1 0 और ये 0। अब इन दोनों को ऐड करना है, 0 + 0 0 0 1 1 और ये 1 और 0। ये एग्जैक्ट तरीके था निकालने का। तो ये एक्सक्लूसिव और गेट है, यहाँ पर ए था, ये नॉट गेट, तो यहाँ से ए बार हो गया, ये बी था, यहाँ से बी बार हो गया, ये एंड गेट में गया। तो एंड गेट का सिंबल क्या होता है, ए बी बार, और ये भी एंड गेट, बी ए बार और गेट। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर ए बी बार प्लस बी ए बार। और ट्रुथ टेबल बनाने के लिए 2 इनपुट थे, ए और बी। हमने 0 0 0 1 1 0 1 1 ये कॉम्बिनेशन लिया, फिर ए बार कर दिया, बी बार कर दिया, क्योंकि यहाँ पर हमारे ये, फिर इनको हमने गेट लगा दिया। ए बार कितना गया, 0 का 1 0 का 1 1 का 0 1 का 0, बी बार 0 का 1 1 का 0 0 का 1 और 1, ए बी बार, ए बी बार, ये 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ गया, ये 1 आ गया, ये 0 आ गया। फिर बी ए बार, ये 0 आ गया, 1 आ गया, 0 आ गया और ये 0। फिर इनका नेक्स्ट क्वेश्चन है 35th, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल करंट टेक्स्ट। ये क्वेश्चन, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल इज यूज्ड टू मेजर द specific resistance S1 of a given wire having a length L, radius R, if X is the resistance of the wire। the X resistance है हमारा, then specific resistance, वैसे तो जो X है वो हमें लिखना था S1 है ना, रो L अपॉन एरिया पाई आर स्क्वायर। अब ये बोलते हैं इफ the length of the wire get double then the value of specific resistance। तो जो गलतियां बच्चे कर सकते हैं, बच्चे फटाफट S1 देखेंगे और सोचेंगे रेडियस डबल है तो 4 कर देंगे। ऐसा नहीं करना है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ वायर मटेरियल। यदि कॉपर का मोटा पतला जैसा मर्जी वायर है, उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सेम ही रहेगा, चाहे कॉपर हो चाहे एल्यूमिनियम हो। Specific resistance is a property of rho, is a property of material. It does not depend upon the dimensions. So option will be C। बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए जानबूझ के इन्होंने यहाँ पर इस ढंग से कर दिया R स्क्वायर, ताकि बच्चे जल्दी से पुट करें और कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो करंट हिस्ट्री का इसमें भी था, यहाँ भी क्वेश्चन आया। नेक्स्ट 36 क्वेश्चन, ड्यूरिंग एन adiabatic process the pressure of the gas is found to be proportional to the cube of absolute temperature। जो प्रेशर था that is a proportional to cube of the temperature। हमसे पूछा है रेशियो ऑफ Cp अपॉन Cv। वैसे तो Cp अपॉन Cv क्या होता है, गैमा। यदि मैं इसको ये करूं P इज इक्वल टू के टी क्यूब, और P अपॉन टी क्यूब आ जाएगा इज इक्वल टू के, और डायरेक्ट भी कर सकते थे हम P T माइनस 3 और K। अब हमें P और T का रिलेशन चाहिए। हमें यदि एडियाबैटिक प्रोसेस में P और T का रिलेशन मालूम है, हम उसको इक्वेट करेंगे और आ जाएगा। एडियाबैटिक प्रोसेस में बच्चों को PV रेस पर गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट सब बच्चों को अच्छे से लर्न है, पर PT का कई को लर्न होगा, कई ने नहीं लर्न किया होगा। जिन्होंने नहीं लर्न किया है वो PV इज इक्वल टू NRT करेंगे और V को रिप्लेस कर देंगे।
तो V कितना आ जाएगा, nRT अपॉन P। अब यहाँ पर V रिप्लेस करते हैं, P V की जगह nRT और P इसके ऊपर पावर आ गई गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब P ये गैमा इधर आ जाएगा, यहाँ भी गैमा आ जाएगा, ये 1 है, 1 माइनस गैमा T रेज़ पावर गैमा और nRT के ऊपर भी गैमा की पावर आएगी, दैट विल बी अनदर कांस्टेंट। वो क्या आ जाएगा, अनदर कांस्टेंट। अब यहाँ देखते हैं, हम P को 1 ले लेते हैं तो T गैमा 1 माइनस गैमा इज इक्वल टू अनदर कांस्टेंट। हो गया बेटे क्लियर। अब यहाँ पर 1 माइनस गैमा से डिवाइड किया, दोनों को 1 माइनस गैमा से डिवाइड किया। नाउ वी कंपेयर दीज टू, सो गैमा 1 माइनस गैमा इज इक्वल टू -3, गैमा -3 और माइनस माइनस +4 3 गैमा, 3 इधर आ जाएगा, 3 गैमा माइनस गैमा आ गया, तो ये 3 2 गैमा और गैमा इज इक्वल टू 3/2। तो इसका ऑप्शन कितना आ जाएगा हमारा, बी। यदि आपको ये रिलेशन अच्छे से याद है तो आपने डायरेक्ट भी कर देना था, P 1 रेज़ पावर गैमा एंड T रेज़ पावर गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एडियाबैटिक में। पर ज़्यादातर हमने ये याद किया होता है PV रेज़ पावर गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो आप T तुरंत निकाल लें, यदि आपने ऐसा याद किया है तो बहुत ही अच्छी बात है। P 1 रेज़ पावर गैमा और ये इसको कंपेयर किया तो 3/2 ऑप्शन आ जाएगा। थर्मल में से आ गया क्वेश्चन, +1 क्लास है। नेक्स्ट द क्वेश्चन इज a bullet is fired into fixed target loses 1/3 of its velocity। बुलेट है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और फिक्स टारगेट पे एंटर करती है, इसने लूज कितनी कर दी वेलोसिटी, u/3। इनिशियल कितनी थी u और लूज कितनी कर दी, u/3। एलसीएम ले ले, 3u माइनस u कितना आ जाएगा, 2u/3। इस पार्ट पे स्पीड आ गई 2u/3 और कितने डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद, 4 सेंटीमीटर के बाद। इट पेनेट्रेट फर्दर d इंटू 10⁻³ यहाँ से d इंटू 10⁻³ चलती है और इसकी स्पीड फिर कितनी है, बिफोर कमिंग टू द रेस्ट, ये यहाँ पर 0 हो गया। द वैल्यू ऑफ d इज, अब सबसे पहले मैंने क्या निकाला, a निकाल लिया। फॉर्मूला कौन सा लगाए, इतने पार्ट पे, v² - u² 2as, v की जगह 4u² अपॉन 9 - u² 2a, s कितना 4 सेंटीमीटर, 4 इंटू 10⁻², 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर को क्या लिख लोगे, 4 इंटू 10⁻² मीटर। यहाँ पर एलसीएम ले लिया तो 9u और ये 5 -5u² अपॉन 9, 2 4 8 और 10⁻², तो a की वैल्यू निकाल दी। एक्सप्रेशन मालूम चल गया। अब नेक्स्ट हमने क्या किया, फिर यहाँ से यहाँ तक गए। फॉर्मूला अगेन, v² - u² 2as, v कितना हो जाएगा 0, u कितना था 4u² अपॉन 9, 2, a की वैल्यू कितनी थी -5u², 9 × 8 10⁻² और d की वैल्यू पुट कर दी, डिस्टेंस दिया था 2s, फॉर्मूला यही लगाया vs। अब देखो बेटू, यहाँ पर मैंने इनको मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि अल्टीमेटली काटना ही है, तो मल्टीप्लाई के पहले बड़ा फिगर करो फिर काटो, तो एंड रिजल्ट में ही हम ज़्यादा काटा करेंगे। अब यहाँ तो ये 0 है तो ये माइनस माइनस कट गया, u² कट गया, 2 से कितना 4, 4 4 जा कितना जाएगा 16 और 9 भी चला गया, 16 अपॉन कितना गया 5, और ये -2 की पावर थी, ये कितना आ जाएगा हमारा 10⁻1, 10⁻1 इधर आ गया, 160 32। इसमें कोई भी आंसर नहीं है, या तो मिस प्रिंटिंग है, पर जो आंसर आ रहा है इसका दैट आंसर इज 32। तो ऐसे क्वेश्चंस में जब कहीं आंसर ना आए तो बोनस पॉइंट मिलता है, तो कभी भी ऐसा हो तो ऐसे क्वेश्चन को अटैम्प्ट ज़रूर करना है, ठीक है। जो नहीं अटैम्प्ट करेंगे उनको बोनस नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल विथ वर्क फंक्शन 6.63 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। हमें क्या निकालना है, वर्क फंक्शन। किस चैप्टर का क्वेश्चन है, ड्यूल नेचर, मॉडर्न फिजिक्स इसको बोलते हैं। तो फॉर्मूला कितना था, वर्क फंक्शन इज इक्वल टू h
एफ नॉट, या आप लोग पढ़ते थे एच न्यू नॉट, और ये क्या था हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी W अपॉन एच, सिंपल मल्टीप्लाई करना है। एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट 6.63। जहाँ भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट था कैसे याद कर लेना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19, द वैल्यू ऑफ प्लांक कांस्टेंट इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻34। ये 6.63 और 6.6 से तो बिल्कुल ऐसे चला जाएगा। अब यहाँ पर जल्दी से करने के लिए मैं क्या करूँगी, मान लेते 20 था, तो इसमें से यदि 20 माइनस हो तो 14 बचना था, मतलब एक ज़्यादा मतलब 15। तो ऑप्शन कितना आ जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻15, तो ऑप्शन बी आ गया, 1.6 इंटू 10⁻15 सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 39, द प्राइमरी साइड ऑफ ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू, एक ट्रांसफार्मर है, प्राइमरी साइड है वो 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज से कनेक्ट है। प्राइमरी साइड ऑफ ट्रांसफार्मर कनेक्टेड टू 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज। टर्न रेशियो ऑफ प्राइमरी टू सेकेंडरी, जो टर्न रेशियो है प्राइमरी टू सेकेंडरी इज 20:10⁻1। तो टर्न रेशियो को हम लोग N1 अपॉन N2 बोला करते थे। द लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट टू द सेकेंडरी, सेकेंडरी में जो लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट है दैट इज अ 46 ओम। द पावर कंज्यूम इन इट, जब हमें पावर कंज्यूम निकालना है तो जो ट्रांसफार्मर है, हमने जितने फॉर्मूले लर्न किए हैं उन सब में हमने 100% एफिशिएंट करके किया होता था। तो E1 E2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। E1 दिया मुझे 230 वोल्ट, 230 वोल्ट, और ये आ जाएगा E2, और जो N1 अपॉन N2 दिया है 10 और N2, ठीक है, तो 10:1। तो E2 कितना आ जाएगा हमारा, E2 आ जाएगा हमारा 23 वोल्ट। E2 आ गया 23। जब E2 हमारा 23 वोल्ट आ गया, मतलब इसके अक्रॉस वोल्टेज आ गया हमारा 23 वोल्ट, और यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है 46। तो पावर हम कर सकते हैं V/R, 23 मल्टीप्लाई 23 और R कितना है 46। 2 टाइम चला जाएगा, 2 से 1, 1.5, 11.5 वाट। ये कितना आ जाएगा हमारा 11.5 वाट, इट इज 11.5। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39 क्वेश्चन भी हमारा EMI चैप्टर से आ गया है। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर two statement, one is labeled as assertion, another as a reason. Assertion: the angular speed of the moon in its orbit about the earth is more than the angular speed of earth in its orbit about the sun. So as you know, suppose that this is a sun or earth is a satellite of sun and moon is a satellite of अर्थ। अब बोला जो एंगुलर स्पीड ऑफ द मून इन इट्स ऑर्बिट इट्स अबाउट द अर्थ इज मोर देन द एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ इन इट्स ऑर्बिट अबाउट द सन, दिस इज अ ट्रू। मून की आपकी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट, द मून टेक लेस टाइम टू मूव अराउंड द अर्थ देन टाइम टेकन बाय द अर्थ टू मूव अराउंड द सन, इट इज आल्सो करेक्ट। और यही एक्सप्लेनेशन है, ये दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। तो ऑप्शन बोथ A and R आर करेक्ट, बट R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A तो नहीं हो सकता है। B, बोथ A and R आर करेक्ट एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। सो ऑप्शन B इज करेक्ट, ऑप्शन B इज करेक्ट। दिस इज 41 क्वेश्चन। करंट ऑफ 200 एम्पियर
current of 200 microampere deflect the coil of moving coil galvanometer through angle of 60, वो 60 एंगल, चाहे 60 बोलो चाहे पाई बाई 3 बोल दिया. द करंट टू कॉज डिफ्लेक्शन थ्रू पाई बाई 10, कितने करंट से जो डिफ्लेक्शन है वो पाई बाई 10 होगा, पाई बाई 10 होगा. अब करंट और डिफ्लेक्शन का रिलेशन है, ये भी हमारा थर्ड यूनिट से मैग्नेटिज्म से है. आपको पता होगा कि हम लोग क्या करते थे इसमें कंसेप्ट यदि हम बोलते थे जो डिफ्लेक्शन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, या हम लोग टॉर्क लगाया करते थे. तो टॉर्क करते थे हम लोग एम क्रॉस बी और टॉर्क के थीटा किया करते थे. एम कैसे खुलता था, एम बी मैक्सिमम ले लिया के थीटा, फिर एम मैग्नेटिक मूवमेंट एन आई ए बी और के थीटा, और यहाँ पर आई इज प्रोपोर्शनल टू थीटा. वैसे फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, नहीं है तो मैंने कंसेप्ट दे दिया कि जब ऐसे कॉइल मूव करती थी तो हम क्या बोलते थे, ये ऐसी कॉइल रोटेट कर रही है तो जब निडल है वो जब डिफ्लेक्ट होगी तो टॉर्क प्रोड्यूस होते थे, है ना. एक हमारा टॉर्क ड्यू टू मोशन ऑफ द कॉइल होता था और एक हम टॉर्क बोला करते थे जो उसके मोशन को रोकेगा. तो अभी कितना आ जाएगा हमारा, डायरेक्ट लिख देंगे हम I2 अपॉन I1 इज इक्वल टू θ2 अपॉन θ1. I2 कितना है बेटे हमारा, θ2 कितना है बेटे हमारा पाई बाई 10 और θ1 कितना है पाई बाई 3 और ये कितना है I1. ये कट गया, कितना आ जाएगा 3/10 I1. तो I1 कितना था हमारा 200, 3/10 200 माइक्रो एम्पियर, ये चला जाएगा 60 माइक्रो एम्पियर. विच ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन. ये नहीं बताते डायरेक्ट भी आपने कर देना था, डायरेक्ट बिल्कुल 1 सेकेंड में. I2 अपॉन I1 इज इक्वल टू θ2 अपॉन θ1. 1 सेकेंड का क्वेश्चन था, ये भी टफ नहीं है पर अनयूजुअल सा क्वेश्चन है, ऐसे कम पूछा गया है क्वेश्चन. तो हो सकता है बच्चों को लगे कि याद तो पढ़ा तो सारा होता है पर बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता ऐसा क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 42 इज अगेन असेस एंड रीजन, और ये एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में से वर्नियर कैलिपर काफ़ी बार देखती हूँ. छोटा सा चैप्टर है पर इसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है. असेसन रीजन, असेसन क्या बोलते हैं, इन वर्नियर कैलिपर ए पॉजिटिव जीरो एरर एग्जिस्ट. यदि पॉजिटिव जीरो एरर है देन व्हाइल टेकिंग मेजरमेंट द रीडिंग टेकन विल बी मोर देन द एक्चुअल रीडिंग. जो हम रीडिंग लेंगे वो हमारी एक्चुअल रीडिंग से ज़्यादा होती है. मैंने तो याद ही ऐसे किया है, जब पॉजिटिव दे दिया मतलब चीज़ें ज़्यादा हैं, नेगेटिव दे दिया मतलब उससे कम है. याद ही ऐसा किया, पॉजिटिव का मतलब ज़्यादा, तो इट इज़ अ ट्रू. सेकेंड, अब किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स में एरर क्यों आई, क्या बोलते हैं, द जीरो एरर इन द वर्नियर कैलिपर, द जीरो एरर इन द वर्नियर कैलिपर माइट हैव हैपन ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट और ड्यू टू रफ हैंडलिंग. मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो सकता है और रफ हैंडलिंग हो सकती है, ये भी सही है. तो ये भी इसको करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है. तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा बेटा इसमें, हमारा ए, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, आर इज नॉट, ये तो नहीं है, एक्सप्लेन भी कर रहा है. सी पढ़ूंगा मैं डायरेक्ट, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. सो ऑप्शन सी इज अ correct. Clear? The next question is, the question is, when polarized sheet is rotated between two cross polarized, then the transmitted light intensity will be maximum for rotation of. जैसे मान लेते हैं हम when a polarized sheet is rotated between two cross, एक polarized sheet है और ये दो हैं,
इनके बीच यदि पोलराइडर शीट क्या होती है हमारी, when a polarized sheet is rotated between two cross polarizer, then transmit light intensity will be maximum for rotation। आप देखते हैं तो जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला था वो क्या था, I is equal to I naught by 4 sin स्क्वायर 2 थीटा, ये आपको फॉर्मूला पता होगा। अब मैक्सिमम वैल्यू कब होगी बेटे हमारा I की, जब साइन स्क्वायर 2 थीटा हमारा 1 हो। और ये कब 1 होता है, पहले तो मैं साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1 कर दिया, और ये होता है मेरा साइन 90, साइन हटा देते हैं, 2 थीटा इज इक्वल टू 90 और थीटा इज इक्वल टू 90/2 कितना आ जाएगा 45। ये हमारा पोलराइजेशन का क्वेश्चन है। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब यहाँ पर बच्चे सोच सकते हैं I naught by 4 क्यों दिया है, ये किसी किसी बुक में I naught by 4 भी दिया हो, कहीं कहीं cos स्क्वायर के फॉर्म में भी दिया है, तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग ढंग से दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 44th, 3 voltmeter all having different internal resistance are joined as shown in a figure when some potential difference is applied across A and B। When some potential difference is applied across A and B, their reading are V1, V2 and V3. Their readings are V1, V2 and V3. Choose the correct option. अब यहाँ पर जो मुझे समझ आ रहा है, जो V3 इज इक्वल टू V1 प्लस V2 पैरेलल में होता है, बट जितना पोटेंशियल यहाँ पर है उतना ही पोटेंशियल हमारा पैरेलल में। पैरेलल सर्किट में हमेशा हम लोग पोटेंशियल क्या लेते हैं, बराबर। इन्होंने इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में डिफरेंट दिया है, हैविंग डिफरेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, सो ऑप्शन विल बी। और यदि बच्चों को इंटरनल रेजिस्टेंस से कंफ्यूजन आए तो आप इसको सिंपल भी समझ सकते हैं। यदि यहाँ पर एक बैटरी है ना, तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल है वो इसके क्रॉस ये बराबर है। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट इज अ V1 प्लस V2 इज इक्वल टू V3। नेक्स्ट 45th क्वेश्चन इज अ गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट, रीजन वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑन मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज on equipotent surface is always 0। बिल्कुल, क्योंकि वर्क डन कितना होता है हमारा, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, और इक्विपोटेंशियल सरफेस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है 0, डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट रीजन इज इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर द इक्विपोटेंशियल सरफेस। बिल्कुल करेक्ट। यदि इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फील्ड होती थी फोर्स, तो यहाँ पर हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाया करते थे, ये भी सही है। दोनों अपनी तरफ सही हैं, पर इसका एसेसन जो करेक्ट रीजन क्या होना था, बिकॉज सेम पॉइंट हैविंग ऑल द पॉइंट ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस हैविंग सेम पोटेंशियल, तो रीजन मुझे उतना ऐसा नहीं लग रहा है कि करेक्ट रीजन है। तो ऑप्शन कितना आ जाएगा बेटा इसका, बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ बी। तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा हमारा बी। ए और बी काफी क्लोज होते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन at 27 डिग्री सेल्सियस इज। अब काइनेटिक एनर्जी किसकी निकालनी है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन वैसे हमें पता है, ऑक्सीजन हमारी डायटोमिक गैस है, तो F/2 kT फॉर्मूला हमारा काइनेटिक एनर्जी का। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5/2 और पर केजी नहीं दिया है, पर मोल दिया है, तो ये फॉर्मूला F/2 RT। R की वैल्यू 8.31 और टेम्परेचर कितना दिया 27, इसका मतलब 300 केल्विन। देखते हैं कितना आ जाएगा, इसी को कर देंगे 2.8 को 4.25, तो 2 जीरो से यहाँ पर 425 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर देते हैं अब 3 से
5 3 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6 और 7, 12 और 12 और 1 13, फिर एक और 5 आ जाएगा, 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 35, 35 36 37, 15 15 और 3 18 और 6, तो 6 8 7 5, थोड़ा सा अप्रॉक्स लिया मैंने, यहाँ पर 6.31 था, एक डेसिमल और आना था, तो हमारा जो ऑप्शन आएगा बेटे यहाँ पर 6 8, ए ऑप्शन आ जाएगा 6845.5 जूल्स। मल्टीप्लाई करना था, सिंपल याद रखना था, ऑक्सीजन डायटोमिक, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हुई थी इसकी 5/2। ये हमारा +1 क्लास का हो गया बेटे काइनेटिक थ्योरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 47। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, एसेसन क्या बोलते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी वर्च्यू ऑफ विच टेंड्स टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव्ड। जब एक्सटर्नल फोर्स हटा दिया तो ऑब्जेक्ट ने रीगेन कर लिया इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी, यही इसकी डेफिनेशन है। दिस इज 100% ट्रू। अब रिस्टोरिंग फोर्स डिपेंड्स अपॉन द बाउंडेड इंटरएटॉमिक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अ सॉलिड, ये भी 100% ट्रू। जो रिस्टोरिंग फोर्स है जो डेवलप होता है वो भी किस पर डिपेंड करता है, इंटर एटॉमिक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, दैट इज अ ट्रू। अब ए भी सही है, बी भी सही है, और इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी इंटरएटॉमिक फोर्स की वजह से बनती है, तो एक्सप्लेन भी ठीक कर रहा है। मतलब ऑप्शन क्या आ जाएगा बेटे हमारा इसमें, ए में दिया है नॉट करेक्ट एक्सप्रेशन, तो ए तो नहीं है। सी देख लेते हैं, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट इज ऑप्शन सी इज अ करेक्ट। नेक्स्ट, हैवी iron bar of weight 12 kg is having its one end on the ground, एक one end on the ground and the other end at the shoulder of man। चलो ये shoulder कर दिया है ना, other end the shoulder of man। The rod makes 60 with the horizontal, horizontal से कितना एंगल बना रहा है 60 with the horizontal। The weight expressed by the man is, अब ये कितना वेट एक्सपीरियंस करेगा इसको हमने निकालना है। ये क्वेश्चन हमारा रोटेशन का है, और कंसेप्ट क्या लग जाएगा इस क्वेश्चन में बेटे हमारा, रोटेशनल, मतलब ये आप ये समझ लीजिए कि ये है, ये रॉड है, ऐसे को रखी हुई है, तो रॉड गिर नहीं रही है, इक्विलिब्रियम में इसमें कितना वजन लेना पड़ रहा है। तो हम कैसे करते हैं, नेट फोर्स हम लोग करते हैं इसमें, नेट फोर्स इज इक्वल टू 0 और नेट टॉर्क इज इक्वल टू 0 फॉर इक्विलिब्रियम। अब यहाँ देखते हैं, जो रॉड है इसके सेंटर से इसका अपना वेट कहाँ पर ऐड करेगा mg, और यहाँ पर कांटेक्ट है, इस सरफेस पर नॉर्मल एक फोर्स लग जाएगा F1, और इस सरफेस से नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी एक लग जाएगा हमारा F2। मुझे ये समझ आ गया कि ये हमारी रॉड है और एक फोर्स हमारा F1 है और एक फोर्स हमारा F2 है, और अब इसके लिए हमारा 0 के लिए जितने वर्टिकल फोर्स है वो और ये फोर्स हमारे बराबर होने चाहिए। अब इसको हम क्या करेंगे, ये एंगल 60 है, तो यहाँ पर हम ये लाइन डाली नॉर्मल, तो ये क्या होता गया हमारा 60, इस वेट को रिजॉल्व करेंगे तो mg मैं cos थीटा कर देती हूँ। तो हम जब टॉर्क निकालेंगे बेटा, तो इस पॉइंट पे टॉर्क निकालते हैं, तो उस पॉइंट पे जब टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो कितने फोर्स से टॉर्क होगा, एक इस वाले फोर्स से टॉर्क होगा और एक इस वाले फोर्स से टॉर्क होगा। देखते हैं, पहले एक फोर्स 0 कर लेते हैं, तो हमारा कितना आ जाएगा F1 प्लस F2 इज इक्वल टू mg cos थीटा। F1 प्लस F2 इज इक्वल टू mg cos थीटा सेकेंड केस में। अब इस पॉइंट पे जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू F1, तो हम क्या करते थे F1 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो लेंथ L,
अब ये इसको यहाँ करेगा, मतलब टॉर्क ऐसे है ना, क्लॉकवाइज, मतलब माइनस दे लेंगे, -F1L। नेक्स्ट जो वेट है, वेट को मैंने ऐसे किया, फिर ये मैंने रॉड से नॉर्मल कर दिया, तो ये वाला डिस्टेंस जो कहलाया बेटे हमारा, ये कहलाया मेरा L/2 और ये कहलाया हमारा mg cos थीटा। अब इस पॉइंट पे टॉर्क निकालेंगे, ये इसको यहाँ रोटेट करेगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो टॉर्क क्या आ जाएगा प्लस, कितना आ जाएगा हमारा mg L/2 cos थीटा इज इक्वल टू 0। और आप साफ कैसे लिख सकते हैं बेटा इसको, -F1L प्लस mg L/2 cos 6g इज इक्वल टू 0। इक्वेट कर देते हैं, एक बार में इक्वेट करते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। cos 6g और F1L ये हमारा कैंसिल आ गया। cos 60 की वैल्यू होती है हमारी हाफ mg 1/4 और F1, तो mg कितना है बेटे हमारा 12 और g/4 और दैट इज F1, तो आ जाएगा 3g और 3 kg। सो द करेक्ट ऑप्शन इज, आप 3 kg कर देंगे, करेक्ट ऑप्शन इज 3 kg, ऑप्शन सी। इज दैट क्लियर? सिंपल टॉर्क निकाला हमने। काफ़ी सारे क्वेश्चन है ऐसे में दिए होते हैं, लेडर वाले क्वेश्चन जो आते हैं, ठीक है। तो हमने सब क्या निकाला, ये 40 किया और टॉर्क एक पर्टिकुलर के ऊपर टॉर्क निकाल दिया। टॉर्क क्या कहलाता था हमारा, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और आर क्रॉस एफ भी पढ़ते थे। क्लियर? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ बॉल सस्पेंडेड बाय थ्रेड swings on a vertical plane so that its magnitude of acceleration in the extreme position and the lowest position are equal। दोनों तरफ इन्होंने एक्सेलरेशन बराबर दे दिए हैं। द एंगल थीटा ऑफ थ्रेड डिफ्लेक्शन इन द एक्सट्रीम पोजिशन विल बी। देखते हैं, एक पेंडुलम है, ऐसे को ऑसिलेट करता है। अब ये तो इसकी कौन सी पोजिशन हो गई, लोअर पोजिशन हो गई, और ये कौन सी पोजीशन कहलाई, एक्सट्रीम पोजीशन कहलाई। अब जब एक्सट्रीम पोजीशन की बात करते थे, इसका वेट बॉब का mg, और यदि एंगल थीटा है तो ये भी हमारा थीटा, और ये कितना था mg cos थीटा, और ये कितना होता है हमारा mg sin थीटा। मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे जो फोर्स था वो कहाँ लगा था, mg sin थीटा। तो एक्सेलरेशन क्या कहलाएगा हमारा, एक्सट्रीम पोजीशन पे g sin थीटा। और यहाँ पर हम जब एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना कहलाएगा, v²/L। बट आंसर सारे 10 के फॉर्म में दिए हैं, तो हम इसको चेंज करना पड़ेगा, हमारे पास सिर्फ साइन आ रहा है। अब देखते हैं कि इस पॉइंट पे v मैक्सिमम लेते थे, यहाँ पर v कितना था 0, और मान लेते हैं ये हाइट जो थी, जिस हाइट तक गया ये हाइट कितनी है h। तो अब यहाँ पर जितनी एनर्जी थी क्या इक्वेट करते थे आप लोग, mgh इज इक्वल टू हाफ mv²। जितनी एनर्जी है वहाँ तक गया, m कैंसिल हो जाएगा और v² इज इक्वल टू आ जाएगा 2gh। चलो v पता चल गया। नेक्स्ट, अब h क्या कहलाता था, यदि आप लोग को याद हो तो डायरेक्ट क्या निकाला करते थे सिंपल पेंडुलम में, जो h की वैल्यू आया करती थी h इज इक्वल टू L 1 - cos थीटा। यदि नहीं याद है तो उसको हम बता सकते हैं कैसे किया है। ये कैसे निकालेंगे देखते हैं बेटे। यदि ये पेंडुलम है हमारा, ये पेंडुलम है हमारा, लेट्स सपोज ये पेंडुलम, ये एंगल थीटा, और ये कितना बेटे हमारा, ये टोटल लेंथ कितनी है हमारी L, और ये कितना हमारा H, ये कितना X। cos थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा X अपॉन ये लेंथ कितनी है हमारी L।
और जो हमारा x है वो कितना हुआ हमारा, x इज इक्वल टू एल माइनस एच। तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा हमारा, कॉस थीटा इज इक्वल टू एल माइनस एच अपॉन एल। अब करो मल्टीप्लाई, एल कॉस थीटा इज इक्वल टू एल माइनस एच, एच कॉमन ले लो, एल माइनस एल कॉस थीटा, एच कितना आ जाएगा 1, एल कॉमन लिया 1 माइनस कॉस थीटा, तो एच कितना आ जाएगा, एच इज इक्वल टू एल 1 माइनस कॉस थीटा। ये मैंने बता दिया आपको। अब पहले हम v की जगह पुट करते हैं, v कितना आ जाएगा 2gh अपॉन एल और g साइन थीटा, और ये g हमारा कट गया 2 अपॉन एल और h की जगह आ जाएगा मेरा l 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अब यहाँ से l भी कट जाएगा। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर आ गया हमारा 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट चेक करते हैं। तो हमारा आ गया था 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। चार ऑप्शन 10 में है। साइन थीटा को लिख लेते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 एंड कॉस थीटा बाई 2, जैसे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। इसको लिख लेंगे आप 2 एंड 2 फॉर्मूला आपको पता होगा डायरेक्ट, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। एक 2 चला जाएगा और एक साइन चला जाएगा। यहाँ बच गया मेरा साइन थीटा बाई 2 और यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू हाफ। ये बन गया मेरा 10 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू हाफ, फिर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 10 इनवर्स हाफ और थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स हाफ। देखो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन 2 एंड हाफ, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये थोड़ा सा क्वेश्चन हम एकदम सिंपल क्वेश्चन नहीं बोलेंगे इसको, थोड़ा सा बस कैलकुलेट करना, 2-3 चीज़ें लगानी थी बेटे, ठीक। तो एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से कर लेंगे। ये क्वेश्चन ऑसिलेशन का है, तो ऑसिलेशन से भी और वेव से भी क्वेश्चन आता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 50, द एटॉमिक मास ऑफ 6012 इज 12 पॉइंट। U मतलब है एटॉमिक मास यूनिट and that of 6 carbon 13 is 13 point. U required energy to remove a neutron. यहाँ से न्यूट्रॉन रिमूव करना है। पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, 6C13 ये किस में हुआ, 6C12 प्लस 1 न्यूट्रॉन। अब इन दोनों के मास को ऐड कर लेते हैं और इसका मास, तो कितना मास है बेटे हमारा कार्बन का, 12.1 2 3 4 5 6 और न्यूट्रॉन का मास कितना दिया है 1.008665 5 6 6 8 0 0 एंड 13 और इसका मास कितना 13.0035। तो इसका मतलब है ये रिएक्टेंट था और ये प्रोडक्ट था हमारा, तो यहाँ पर प्रोडक्ट का मास कितना है, ज़्यादा है। अब इसमें से हम रिएक्टेंट का मास को माइनस करते थे, 13.00334। अब 1 आ गया, 1 आ गया, 3 आ गया और ये कितना आ जाएगा हमारा 500 पॉइंट। अब ये हमारा U आया, U का मतलब एटॉमिक मास यूनिट। अब इसमें क्या मल्टीप्लाई करते थे आप लोग, हम बोलते थे यदि मास हमारा 1 AMU है तो ये 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्विवेलेंट है ना। तो 1 AMU मास जो है ये हमें कितनी एनर्जी देता है 931, तो हम इसमें 931 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर
जैसे ये 62.5 है, 6.25 है, फ़र्क काफ़ी है। तो यदि हम इसको थोड़ा सा आसान करने के लिए मैं क्या करती हूँ, इसको 1000 मान लूँगी। पहले 4 ऑप्शंस मुझे नज़र आ गए, तो ये 1000 माना मैंने, तो कितना आ जाएगा हमारा 0 0 5 3 1 1 1 2 3 4 5 6 और 1000 1 2 3। अब डेसिमल किसके पास है, 1 2 3 4 5 6, ये 5.3। तो 5.3 जो आया है बेटे हमारा, ये हमारा ज़्यादा आ गया। क्यों ज़्यादा आ गया 5.3? क्योंकि 931 से मल्टीप्लाई करना था, पर मैंने किससे कर दिया 1000। तो आंसर कितना आ जाएगा मेरा 4.95। आंसर कितना आएगा 4.95। तो हम थोड़े कैलकुलेशन से बच गए, क्योंकि हमें 4 ऑप्शंस दिख गए थे बेटे। तो ऑप्शन कितना आ जाएगा इसका ए। तो ये हमारा न्यूक्लियस से आ गया। सारे चैप्टर कवर किए हुए हैं, सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आ जाता है ऐसा। बस इतना याद रखना, जब 4 ऑप्शंस दिए होते हैं और नज़दीक देख लेना। यदि मान लो एक 4.9 होता और एक 5.2 होता तो फिर हमें एग्जैक्ट ही करना था, पर 4 ऑप्शंस काफ़ी दूर थे तो हमने इसको इस ढंग से कर। द नेक्स्ट क्वेश्चन 51, रिंग एंड अ सॉलिड स्फीयर रोल डाउन द सेम आइडेंटिकल प्लेन विदाउट स्लिपिंग, दे स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट। दोनों रेस्ट से शुरू करते हैं। द रेडियस ऑफ बोथ द बॉडीज आर आइडेंटिकल। इन्होंने रेडियस बराबर दे दी है, मास बराबर नहीं दिया है बेटे। और ज़्यादातर क्वेश्चन जो हम लोग करते हैं तो हम मास बराबर लेके करते हैं। द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जीज इज 7/x वेयर x इज। 2 तरीके इस क्वेश्चन को करने के लिए। जैसे ये इंक्लाइन प्लेन है, तो इस इंक्लाइन प्लेन से मध्य जब रिंग है, यहाँ से हाइट h है और इसकी जो स्पीड है वो इनिशियल स्पीड कितनी है 0। तो इसका मतलब इस पॉइंट पे जितनी इसके पास एनर्जी है वही यहाँ पर रहेगी एनर्जी। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि ये रिंग यहाँ पर किस एक्शन से आती है। तो मैंने बोल दिया यहाँ पर इसके पास जो एनर्जी होगी, दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिंग इज इक्वल टू m g ऑफ रिंग और h कर दिया। वैसे यदि यहाँ स्फीयर होगा तो स्फीयर की भी जो काइनेटिक एनर्जी है that will be m g of sphere into h कर दिया। अब we will find out the extension of the ring। तो एक्शन का जो फॉर्मूला था वो था हमारा m g sin थीटा अपॉन m प्लस i अपॉन r स्क्वायर। अब यहाँ पर देखते हैं, रिंग का जब केस आएगा तो एम जी साइन थीटा आ गया, एम आ गया प्लस एम आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये कट जाएगा, 2m आ जाएगा, m भी कट जाएगा, हाफ जी साइन थीटा आ गया। सिमिलरली इफ वी विल फाइंड आउट, क्या निकालने बेटे अभी हम स्फीयर का फॉर्मूला यही रहा, एम जी साइन थीटा मास m, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर अपॉन एम आर स्क्वायर। ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा 5/7 g साइन थीटा। ये 5 यहाँ गया तो 5 + 2m और m h चला गया तो 5/7। अब यहाँ पर मैं पुट कर देती हूँ, यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा, mm काट दिया मैंने, g रिंग, रिंग का कितना आ गया हमारा हाफ g साइन थीटा, h भी कट गया, g स्फीयर 5/7 g साइन थीटा, प्लेन वही का वही था, ये कितना आ जाएगा 7/10 और दिया कितना था 7/x। तो जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई हमारी 10, जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई हमारी 10। द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 10 और 10 ही आंसर है। दूसरा तरीका क्या है बेटा इसको करने के लिए, दूसरा तरीका है जब एक रिंग है, ठीक है, रिंग या स्फीयर, तो रिंग की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी जाएगी हाफ m v स्क्वायर
प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर, वी इज इक्वल टू ओमेगा आर, ओमेगा की जगह वी अपॉन आर, वी स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा एम वी स्क्वायर। सेकेंड, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 2/5 एम आर स्क्वायर वी स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। हमें पता है रिंग या स्फीयर रोल कर रहा है तो हमें दोनों एनर्जी लेनी है ना। अभी कितना आ जाएगा हमारा, हाफ तो था ही फॉर्मूले में, हाफ तो रह गई, हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने और ये आर कट जाएगा और 2/5 कितना आ जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ पर 7/10। अब इन दोनों का रेशियो निकालना है हमने, ये 5 था, 5 2 ज़ा 10 आ गया। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन और काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्फीयर एम वी स्क्वायर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 52, क्वेश्चन नंबर 52। टू चार्जेस, एक हमारा 0.4 माइक्रोकूलम है और ये +4 माइक्रोकूलम है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने दे दिए इन्होंने, 104 और दूसरे का दे दिया बेटू हमें 2 -1 और ये 5। ठीक है, अब हमसे इन्होंने पूछ लिया है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड दिया है। जो इलेक्ट्रिकल फील्ड दे दिया है वो दिया 0.20 आई कैप वोल्ट पर सेंटीमीटर। इस बात को बहुत ध्यान देंगे, जल्दबाजी में इस सेंटीमीटर कन्वर्ट करना भूल सकते हैं। तो यहाँ पर 0.2 आई कैप वोल्ट सेंटीमीटर की जगह कितना आ जाएगा, 10⁻² मीटर। तो ये हमारा कितना आ गया बेटा 10, 1 0 कट जाएगा, 2 10⁻⁻1 वोल्ट पर मीटर और ये आ जाएगा 20 वोल्ट पर मीटर। तो ई की जगह क्या पुट करना है बेटे हमने 20। अब यहाँ पर ई आ गया समझ हमें। नेक्स्ट जो टॉर्क का फॉर्म लगेगा वो लगेगा P क्रॉस E। ई तो हमने निकाल दिया, अब हम P निकालते हैं। तो P कैसे निकलेगा, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर R1 I कैप +4 K कैप है और दूसरे पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर R2 है वो कितना है, 2I कैप -J कैप +5 K कैप। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालो बेटे, R2 - R1। देखो कितना आ जाएगा हमारा, 2I में से कितना आ जाएगा I एंड -J 0 -J 5 के में से 4 गया प्लस K कैप, ये निकल गया हमारा। अब P कितना आ जाएगा हमारा, Q × 2A। Q कितना है 4 × 10⁻6 और ये I -J +K कैप। क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करने के लिए हम लोग डिटर्मिनेंट बनाते हैं। ये P निकल गया हमारा। जो P निकाला हमने 4 × 10⁻6 I कैप -J कैप +K कैप और जो इलेक्ट्रिकल फील्ड निकाला दैट इज 20 I कैप। अब टॉर्क बताया था हमने, टॉर्क क्या होता था हमारा, क्रॉस प्रोडक्ट। सो टॉर्क इज इक्वल टू I J एंड K कैप और यहाँ पर I की जगह 1 -1 1, ये 20 0 एंड 0 I कैप। ये कितना आ जाएगा हमारा 0 और ये आ जाएगा 0 -J कैप, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 0 -20, फिर आ जाएगा K कैप, ये कितना आ जाएगा 0 -+ 20। अब देखते हैं यहाँ पर जो P की वैल्यू थी 4 × 10⁻4 मैंने कॉमन ले ली, 4 × 10⁻6।
4 इंटू 10⁻⁻⁶। अब देखते हैं 4 इंटू 10⁻⁻⁶, और ये तो ज़ीरो आ गया, और आई वाली वैल्यू कितना आएगी 0। जे कितना आया मेरा माइनस माइनस प्लस 20 जे कैप प्लस 20 के कैप, और ये किसके बराबर दिया है बेटे हमारा, दैट इज इक्वल टू 8 अंडर अल्फा 10⁻⁵। मैग्नीट्यूड ले लो बेटे इसका 4 इंटू 10⁻⁶। मैग्नीट्यूड कैसे आ जाएगा, मैग्नीट्यूड अंडर ऑफ 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, और आसान तरीका 4 इंटू 10⁻⁶, 20 अंडर 2, 8 अंडर अल्फा 10⁻⁵। एक ज़ीरो जाएगा -5 आ जाएगा, 2 4 ज़ा 8, और 5 और 8 चला गया, अंडर अल्फा किसके बराबर जाएगा हमारा 2 के बराबर आ जाएगा, किसको आ जाएगा 2। तो ऑप्शन कितना आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू 2। क्लियर। जो गलती हो सकती थी वो यहाँ पर वोल्ट पर सेंटीमीटर दिया है, जल्दबाजी में हो सकता आप ये गलती कर सकते थे, बाकी क्वेश्चन बहुत ठीक था, मॉडरेट था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 53। अ क्लोज ऑर्गन पाइप 150 सेंटीमीटर लॉन्ग gives 7 beats per sound. A closed organ pipe 150 centimeter long gives 7 beats per second with an open organ pipe of length 350 centimeter, both vibrating in fundamental mode. ठीक है। The velocity of the sound is, beats का मतलब क्या था कि एक जो क्लोज ऑर्गन पाइप है उसकी फ्रिक्वेंसी और एक ओपन ऑर्गन पाइप की फ्रिक्वेंसी, और दोनों का डिफरेंस वो क्या जाएगा बीट्स। ये कौन सा चैप्टर है, 11th क्लास का वेव। मतलब बीट फ्रिक्वेंसी हमारी होती थी F1 माइनस F2। अब F1 फ्रिक्वेंसी हमें मिल रही है क्लोज ऑर्गन पाइप में, तो क्लोज ऑर्गन पाइप में फंडामेंटल मोड है, तो यहाँ जो वेव लेंथ बनती थी L बनती थी मेरी λ/4। तो जो फ्रिक्वेंसी है वो V फ्रिक्वेंसी क्या होती है बेटे हमारी, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस मतलब लैम्डा और F, तो फ्रिक्वेंसी होगी V अपॉन लैम्डा। तो यहाँ पर जो F1 आएगा वो आ जाएगा हमारा V लैम्डा की जगह 4L1 लेंथ। अब लेंथ कितनी दी है 150 सेंटीमीटर, तो 150 सेंटीमीटर को हम क्या मान सकते हैं 1.5 मीटर। इट इज अ V एंड 4 मल्टीप्लाई 1.5, तो कितना आएगा V अपॉन 6 आ गया F1। नेक्स्ट वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ F2। तो जो F2 वैल्यू थी वो किस में थी बेटे हमारी, इट इज़ अ ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप में जो फर्स्ट वेव फॉर्म बनती थी वो बनती थी L इज इक्वल टू λ/2। तो जो F2 आएगा वो कितना आ जाएगा हमारा F2 V अपॉन 2L, और L की वैल्यू कितनी है 350 सेंटीमीटर मतलब 3.5, मतलब V अपॉन 2 मल्टीप्लाई 3.5 मतलब V अपॉन 7। करते हैं ज़रा हमें कितने बीट्स सुनाई पड़ रही है बेटे हमारी 7, और F1 फ्रिक्वेंसी कितनी है V/6 और F2 कितनी है V/7। 6 और 7 42 होगा, 7V और 6V और ये 7, तो V इज इक्वल टू 42 मल्टीप्लाई 7, 7 2 is 14, 1. So answer is the velocity of sound is a 294 meter per second. It is a 294 meter per second. दिखने में ये हम बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं मानते, सिंपली क्वेश्चन मानते हैं इसको। बस इतना याद रखना कि क्लोज ऑर्गन पाइप है तो ऐसी वेव फॉर्म थी L = 4, ओपन में ये है तो V/7। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
+1 क्लास वेव का क्वेश्चन है। ज़्यादातर ऑसिलेशन वेव बहुत टफ चैप्टर नहीं है, पर बच्चे साइकोलॉजिकल बना लेते हैं और वो करते नहीं हैं और बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो चैप्टर सारे पढ़ना है बच्चे आप लोगों ने। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 54। इफ Rydberg constant are the longest wavelength of radiation in Paschen series is alpha upon 7r। सबसे पहले ये क्वेश्चन हमारा किसका आ गया है, एटम का आ गया। अब पाशन सीरीज मैंने कैसे याद किया है, LBPB, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पाशन सीरीज। इसमें जो N1 था वो 1 था, इसमें जो N2 था वो 2 था, N1, इसमें जो N1 था वो 3 था। अब एक हमारा जो N2 था, जो N2 हमारा 2 हो सकता है और इन्फानाइट आपको पता है, तो यहाँ पर N2 हमारा 4 हो सकता है और इन्फानाइट। पर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए N2 जस्ट इमीजिएटली N2 4। तो अब वेवलेंथ का फॉर्मूला कितना था, 1/λ। आप Rydberg कांस्टेंट R करते थे 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर करते थे, तो R आ जाएगा N1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, N2 कितना आ गया 4 और 16, एलसीएम ले लेते हैं, 9 और ये 16 और ये 9 इज R, तो ये आ जाएगा 7। तो उल्टा कर देते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू 9/9 मल्टीप्लाई 16 और 7R। देखो कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ कितना है आपका, बस इसमें याद क्या करना है, लॉन्गेस्ट कब होती है, जो पहले वाला नंबर है N2 = 4। यदि शॉर्टेस्ट होती तो हमने इन्फानाइट करना था। यहाँ पर कितना आ गया बेटे हमारा R, 16 या 7 आ जाएगा। चाहो तो एक स्टेप और भी कर सकते थे आप, यहाँ पर 1/λ इज इक्वल टू 7R, 9 16 144, और कितना आना था हमारा λ/144/7R। तो उन्हें किसकी वैल्यू बोली, अल्फा। सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी। सो अल्फा इज इक्वल टू 144। Next question is magnetic field at the center of a wire loop formed by the two semicircular wire of radii R1 2 pi, R2 4 pi, carrying current I 4 ampere as figure shown below, is magnetic field alpha into 10⁻⁻7। अब करंट का सेंटर O is common for all segment। अब करंट एक ही दी है तो मैंने करंट ये ले लिया। अब यहाँ पर 2 फील्ड होंगे, एक इस वाले सेगमेंट की तरफ से B1 और एक इस वाले सेगमेंट की तरफ से B2। अब मुझे देखना है कि दोनों फील्ड हमारे सेम डायरेक्शन में अपोजिट। मैंने सिंपल कैसे याद कर लिया, एक ही लूप बन रहा है ना। यदि ऐसे होता, शेप अलग नहीं होता, तब भी हम सारा फील्ड क्या लेते थे, सेम। तो अब जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला था वो कितना था, तो यहाँ B कितना आ जाएगा, B1 + B2, B1 + B2। अब B1 μ0/4 pi I/R1 into pi प्लस μ0/4 pi I/R2 into pi, क्योंकि ये आधा बन रहा है, आधा लूप है ना, तो इससे कितना आ जाएगा आपका पाई। अब वैल्यू कर देते हैं हम, करंट हमारा 4 ही था, 10⁻⁻7, आई कितना जगह 4, पाई भी कॉमन ले लिया है, 1/R1 + 1/R2। तो 1/R1 कितना था, 1/2 पाई + 1/4 पाई, 10⁻⁷ into 4 पाई, 10⁻⁷ 4 पाई, 2 पाई मैंने कॉमन ले लिया है, 1 + 1/2 आ जाएगा, और ये 2 कैंसिल आ गया। ये कितना आ जाएगा, 3/2, 10⁻⁷ 2 आया, और यहाँ पर 3/2, 2 कैंसिल आ गया। इक्वेट कर देते हैं, अल्फ़ा इज इक्वल टू 10⁻⁷, तो अल्फ़ा विल बी 3। अल्फ़ा की वैल्यू आनी चाहिए 3, सो अल्फ़ा इज 3। अब डायरेक्शन
वैसे लूप में डायरेक्शन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बनी नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्शन कैलकुलेट नहीं कर रही हूँ। 56 द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस ऑफ रेडियस। तो न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस एक ढंग से स्फीयर की तरह है, जितना चार्ज इसके सेंटर में है उसी से सरफेस पे पोटेंशियल होगा, और सब जगह पोटेंशियल क्या रहता था, सेम। तो इसको पॉइंट चार्ज लिया तो पोटेंशियल कितना है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। 9 × 10⁹ Z कितना आ जाएगा हमारा, चार्ज कितना आ जाएगा, चार्ज इज इक्वल टू ZE, मतलब 50 प्रोटॉन है तो 50 E की जगह 1.6 × 10⁻19, और रेडियस कितनी है, अब यहाँ पर अगेन इट इज इन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, मतलब 9 × 10⁻13 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻²। सारी यूनिट ऐसा ही करेंगे। 9 यहाँ कट जाएगा 13 से, यहाँ पे कितना बचा -6। 13 आप यहाँ करेंगे 19 - 13 6, -2 करें कितना आ जाएगा 4 यहाँ प्लस करोगे कितना आ जाएगा 5। अब एक यहाँ ऐड हो जाएगा 10⁻6, 5 और 16, 16 5 = 80, मतलब 8। तो ऑप्शन क्या दिया बेटे हमारे पास 10⁻6, तो आंसर विल बी 8 × 10⁻6। सो पोटेंशियल इज 8 × 10⁻6 वोल्ट। ये भी फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन था, पोटेंशियल पूछा था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 57th, अ पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ कितनी दे दी है, लैम्डा इज इक्वल टू 5000 एंगस्ट्रॉम is an incidence normally on a narrow slit of width 0.001 mm। अब सिंगल सिल्ट है, इसका मतलब है डिफ्रैक्शन का क्वेश्चन होगा। लाइट इज फोकस बाय द कन्वेक्स लेंस ऑन द स्क्रीन, मतलब होगा ऐसे सिंगल सिल्ट आप बनाते थे, याद हो, ऐसे लाइट आती थी, फिर लेंस लेते थे, है ना, फिर स्क्रीन बनाते थे, डिफ्रैक्शन पैटर्न में करते थे आप, है ना, और यहाँ पर फिर हमारी लाइट की रेज क्या होगी बेटे हमारी, है ना, यहाँ से ये फोकस होती है। द फर्स्ट मिनिमा विल बी फॉर्म्ड फॉर द एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। बिल्कुल बेसिक सी कंडीशन क्या लिखते थे आप लोग, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। फर्स्ट मिनिमा दे दिया है, मतलब एन की जगह कितना आ जाएगा 1, और पूछा क्या है बेटे हमसे एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन, मतलब साइन थीटा पूछ लिया है। साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा अपॉन डी। एन 1 है, लैम्डा कितना था बेटे हमारा वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम, मतलब 10⁻10, और सिंगल सिल्ट की विड्थ कितनी है 0.001 mm, मतलब 10⁻3 1 2 3 10⁻3। ये 3 4 5 6 -4 आ गया, -1 आ गया। सो हेयर इज 5 × 10⁻1, और वी कैन राइट क्या लिख सकते हैं 5/10, दिस इज अ हाफ। तो साइन थीटा कितना आ जाएगा हमारा हाफ, और थीटा कितना आ जाएगा 30, और थीटा कितना आ जाएगा 30। तो एंगल इज 30। डिफ्रैक्शन था, सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। द क्वेश्चन इज द रीडिंग ऑफ प्रेशर मीटर अटैच विद अ क्लोज पाइप इज 4.5 × 10⁻4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो जो प्रेशर है दैट इज 4.5 × 10⁻4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑन ओपनिंग द बॉल्व, जब हमने बॉल्व को ओपन किया, द वाटर स्टार्ट फ्लोइंग, एंड तो इनिशियली जो इसकी वेलोसिटी थी वो क्या थी 0, है ना, जब हमने ओपन किया। ओपनिंग द वॉल्व वाटर स्टार्ट फ्लोइंग एंड द रीडिंग ऑफ द प्रेशर मीटर फॉल्स टू, जो रीडिंग है प्रेशर की वो कितनी होगी हमारी 2.0 × 10⁻4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। द वेलोसिटी ऑफ द वाटर इज फाउंड टू बी, इसकी वेलोसिटी क्या होगी।
जब लिक्विड हमारा फ्लो कर रहा है तो जनरली किसी भी क्रॉस सेक्शन पे सारी एनर्जी कंजर्व होती है, दैट इज अ बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या करता था बेटे हमारा कि हम प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी किसी पॉइंट पे कांस्टेंट लेते थे, पर हाइट का इन्होंने कोई मेंशन नहीं किया तो हम पोटेंशियल तो नहीं लेंगे। और प्रेशर एनर्जी पी वी होती थी। मैं पर यूनिट वॉल्यूम ले लूँगी तो पी प्लस हाफ रो वी वन स्क्वायर इज इक्वल टू पी टू प्लस हाफ रो वी टू स्क्वायर। अब इनिशियल वेलोसिटी तो ज़ीरो है तो ये वाली चीज़ बेटे हमारी क्या आ जाएगी, ज़ीरो। अब इनिशियल प्रेशर कितना था हमारा, जो P1 है, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर। अब P1 कितना है हमारा, डायरेक्ट भी यहाँ से कर सकते हो आप, 4.5 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 2.5 इंटू 10⁴ और हाफ। और डेंसिटी कितनी है वाटर की, तो वाटर की डेंसिटी होती थी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और ऐसा यूनिट में 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। तो यहाँ कर देंगे आप 10⁻³ और V2 स्क्वायर। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 10 आ गया और 5 और 10 और ये आ जाएगा V2 स्क्वायर। और हमसे पूछा √V, तो V आ जाएगा √50 मीटर पर सेकेंड। तो V आ जाएगा बेटे हमारा 50 मीटर पर सेकेंड। V कितना आ जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। सिंपल था क्वेश्चन ये भी, बस समझ आना चाहिए लगाना क्या है। कई बार हो सकता है आप फ्लो ना देख के P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 कर देते, वो नहीं करना है ना, लिक्विड फ्लो कर रहा है पर नोटिस लगाना हमने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 59, बॉडी फॉलिंग अंडर ग्रेविटी covers 2 points A and B separated by a distance 80 meter in 2 seconds. The distance of the upper point A from the starting point. हमें O पॉइंट से मान लो स्टार्ट करता है, ये डिस्टेंस निकालना है। अब ऑब्जेक्ट यहाँ से नीचे आ रहा है तो हमने क्या लिखा, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और ये हमारा कर दिया बेटे हमने यहाँ पर -80। अब वेलोसिटी भी नीचे है तो v कर दिया, t की जगह -2 कर दिया और -½ g की वैल्यू -10, t की जगह कितना आ जाएगा 4। तो सभी वैल्यू माइनस है तो हम इसको माइनस साइन हटा के 80 इज इक्वल टू 2v और ये 2 आ जाएगा प्लस 20 कर दिया। यहाँ कितना आ जाएगा 80 माइनस 20 इज इक्वल टू 2v और ये 60 और 2, तो v इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। जब ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँचा तो उसकी वेलोसिटी 30 थी और हाईएस्ट पॉइंट पे कितना है 0। अब लगाते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहाँ तो स्पीड 30, तो 30 का स्क्वायर 900, यहाँ पर 0 2 और ये कितना g और कितना है s। अब बोलोगे मैडम अब g की वैल्यू माइनस क्यों नहीं पुट की, s भी माइनस है, g भी माइनस और s भी माइनस 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 क्या जाएगा प्लस। तो 900 डिवाइड बाय 20 इज इक्वल टू s, ये कट जाएगा, s आ जाएगा 45, चाहे हम x बोल दें इसको चाहे s बोल दें। तो डिस्टेंस कितना आ गया हमारा 45। सिंपल सा क्वेश्चन सब 45 मीटर। कई बार साइन में कंफ्यूजन हो जाता है, यहाँ मैंने क्यों साइन पुट करवाया बेटे, क्योंकि जी हम हमेशा बोलते हैं जी इज़ ऑलवेज नेगेटिव और आपने यू में भी प्लस करना था, यहाँ भी प्लस करना था, फिर यहाँ आपका 100 तो आंसर कुछ और आ जाता है। इसलिए सारी क्वांटिटी क्या है बेटे हमारी डाउनवर्ड, डिस्टेंस भी ये ले रहे हैं तो नेगेटिव वाई एक्सेस है ना, ये नेगेटिव वाई एक्सेस, तो ये भी माइनस यू भी माइनस सब माइनस, फिर माइनस साइन कॉमन ले लिया। द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो द क्वेश्चन इज अ सीरीज LCR सर्किट विथ L इज इक्वल टू 100/π मिली हेनरी एंड C की वैल्यू दे दी है, R की वैल्यू दे दी है, कनेक्टेड अक्रॉस AC सोर्स, ये सोर्स दे दिया है, द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट। पहले पावर फैक्टर समझो, पावर फैक्टर होता है cos φ। अब cos φ होता है हमारा R/Z,
यदि बिल्कुल याद नहीं रहता है तो कैसे याद किया करो बेटे, यहाँ पर डायग्राम आई बनाते थे, यहाँ पर वी आर बनाते थे आप लोग, यहाँ पर वी एल बनाते थे, यहाँ पर वी सी बनाते थे, फिर ये क्या करते थे आप, वी एल माइनस वी सी, फिर इनका क्या लेते थे, रिजल्टेंट, तो ये कितना था ई और ये फाई, फिर कॉस फाई कितना था हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब वी आर अपॉन ई। सीरीज सर्किट में करंट क्या रहेगा, सेम, तो आई आर और आई जेड, वैसे तो आपको याद ही होना चाहिए ये। अब जेड की वैल्यू कितनी होती है हमारी, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। हम एक्सएल अलग निकाल लेंगे, एक्सएल की वैल्यू हमारी ओमेगा एल, ओमेगा कितना है 2 पाई एफ एल, वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 पाई एफ की जगह 50 हर्ट्ज दिया इन्होंने, एल की जगह 100 अपॉन पाई, साथ मिली हेनरी बोलते हैं, 10⁻³ पाई कट जाएगा, 1 2 3, ये 3 चला गया, 10 ओम आ गया। नेक्स्ट एक्स की वैल्यू निकालते हैं, एक्स कितना हो जाएगा हमारा 1 अपॉन ओमेगा सी, अगेन ओमेगा 2 पाई एफ की जगह 50, सी की वैल्यू 10⁻³ ऊपर पाई, तो ये हमारा पाई कट जाएगा और 50 100, एक ज़ीरो भी कट गया, -1, ये आ जाएगा 10 ओम। मुझे यहाँ पर ये समझ आ गया एक्सएल और एक्सी दोनों की वैल्यू 10 ओम है, मतलब यहाँ पर जो जेड की वैल्यू आएगी वो आर ही आएगी। तो यहाँ पर क्या पूछा था, आर की वैल्यू है, तो कॉस फाई इज इक्वल टू आर अपॉन आर, इसका मतलब 1, तो पावर फैक्टर कितना आ जाएगा हमारा 1, ऑप्शन कितना आ जाएगा 1। यहाँ गलती क्या कर सकते थे, हो सकता आप फेस ही निकाल देते जल्दबाजी में, है ना, फेस पूछा होता तो 90। क्लियर? सो दैट्स ऑल इन दिस डिस्कशन। डू हार्ड वर्क एज मच एज यू कैन डू। अभी अप्रैल का टर्न है तो आप सारे क्वेश्चन एक बार करें ताकि अप्रैल में आप और अच्छा कर पाएँ। सो ऑल द बेस्ट, गुड लक बच्चों, बहुत मेहनत करेंगे, बहुत पढ़ेंगे, मेरे चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके बच्चों, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।